हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सेफ और हेल्दी हैं। तो चलिए चलते हैं आज के केस की तरफ। तो आज का हमारा केस एक अप्रैल 2021 का रीसेंट केस है, जो कि है लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 3 जज बेंच ने सुना है, जिसमें हमारे तब के जो चीफ जस्टिस थे S.A. बोबड़े वो थे। अब प्रेजेंट टाइम पे हमारे 48th चीफ जस्टिस हैं N.V. रमन्ना। उस टाइम पे जब ये केस सुना गया था, तब जो बेंच थी वो थी S.A. बोबड़े की, जस्टिस संजय किशन कौल की और जस्टिस सूर्यकांत की। ये केस एड हॉक जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो अब हमारे इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं कि जो लोक प्रहारी है एक NGO, उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया एक PIL के तहत, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर फाइल करी गई थी, और उसने ये मांग करी कि जो आर्टिकल 224A है उसको इस टाइम पे इन्वोक करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में जो केस अरियर्स हैं, मतलब कि जो केसेस हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अब हमारा आर्टिकल 224A जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट्स। मतलब कि जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, जो उनकी एज है उसके बावजूद उनको हाई कोर्ट में सिटिंग जज की तरह रखा जाए, एड हॉक जज की तरह रखा जाए, ताकि वो केसेस को सुन सकें। तो ये आर्टिकल 224A में यही बोला गया है कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो इनेबल करेगा, प्रेसिडेंट का पहले कंसेंट लेगा, प्रेसिडेंट का कंसेंट लेने के बाद ही वो एक इनेबल करेगा कि किसी फॉर्मर हाई कोर्ट जज को सिट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट की तरह उसको अपॉइंट कर दिया जाए। अब कोर्ट ने ये नोटिस किया कि ये जो प्रोविज़न है ये बहुत ही रेयरली यूज़ हुआ है हमारे पर्टिकुलर जो इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री है उसमें। पर प्रेजेंटली उन्होंने ये देखा कि हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं जो कि माउंट होते चले जा रहे हैं, और 40% से ज़्यादा वैकेंसीज भी है कई सारे हाई कोर्ट्स में। अब इन्हीं सब के चलते हुए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसने वेरियस हाई कोर्ट से मांग करी कि वो अपना यहाँ पर फाइल करें और बताएं कि उनके यहाँ कैसी सिचुएशन है, उस हिसाब से इस पर्टिकुलर PIL पे डिसीजन लिया जा सकता है। तो अब वेरियस हाई कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने यहाँ की जो सिचुएशन है उसको फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह की सिचुएशन देखी तो उनको पता चला कि जनरली कई जगह पे जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा माउंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर इतने जजेस नहीं हैं और ना ही इतने जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है कि उन केसेस को सुना जा सके। कई जगह तो कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि ये भी सिचुएशन अगर अभी नहीं है तो आ जाएगी, कि जितने केस फाइल हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं उन केसों से जो निपट रहे हैं। तो मतलब अगर आप एक दिन पे देखें कि एक दिन पे कुछ 5 केसेस पे डिसीजन आया है और कुछ नए 5 केसेस फाइल किए गए हैं, तो हमारा जो बैलेंस है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। पर कई जगह पे ऐसी भी सिचुएशन आ रही है कि जो केस फाइल हो रहे हैं वो एक दिन के मान लीजिए 10 हैं, और जो मतलब जो केसेस उस दिन निपट रहे हैं वो सिर्फ 5 हैं। तो इस वजह से जो ये माउंटिंग ऑफ केस है ये बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि निपटने का तो रेशियो कम है और बढ़ने का रेशियो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ना ही इतने जजेस हैं और ना ही इतने अपॉइंटमेंट हो पा रहे हैं कि उनको अच्छे से हम लोग निपटा सकें और सॉल्व कर सकें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये बोला कि हाँ, हम जो ये आर्टिकल 224A है इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको ऐसी सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। पर अब इसमें जो ये आर्टिकल 224A है ये रिटायर्ड जजेस की बात करता है। अब हम रिटायर्ड जो जजेस हैं उनको ही हम बार बार अपॉइंट कर देंगे, उनको ही सिटिंग जज की तरह रख देंगे, ना कोई टेन्योर डिसाइड करेंगे, कैसे उनको डिसाइड करना है ये भी नहीं बताएंगे, आर्बिट्रेरी हो सकता है ये मैनर। तो अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ये बोल देती कि ठीक है आपकी PIL सही है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं तो 224A को इन्वोक कर लीजिए, अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इतना कर देती तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। आर्बिट्रेरीनेस आ सकती थी कि जो चीफ जस्टिस होता, जो निकल चुके हैं, मान लीजिए 5 रिटायर्ड जज हैं, उसमें से उसको जो जो पसंद है उनको वापस बुला लिया, जो नहीं पसंद है उनको नहीं बुलाया, ठीक है। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, उनको कब तक के लिए रखना है ये भी नहीं पता है। अब क्या पता जो रिटायर्ड जज है उन्हीं को बुलाने के चक्कर में आप नए कोई रिकमेंडेशंस ही नहीं कर रहे हो, नए अपॉइंटमेंट ही नहीं कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन करी कि किस तरीके से आर्टिकल 224A को यूज़ करना है। और इन्हीं गाइडलाइंस की वजह से ही हमारा ये केस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आर्टिकल 224A से रिलेटेड जितने भी तरीके की गाइडलाइंस हो सकती हैं उन सभी को ले डाउन करता है।
तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 ट्रिगर पॉइंट्स की बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये 5 ट्रिगर पॉइंट्स होंगे तभी आप आर्टिकल 224A जो है उसको इन्वोक करेंगे। अब जो 5 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सिंगुलरली यूज नहीं होंगे, तो अगर कभी भी एक या एक से ज़्यादा इन पाँचों में से है एक टाइम पे सिचुएशन, तो उस टाइम पे आप 224A को इन्वोक कर सकते हैं। अब ये 5 पॉइंट क्या हैं? पहला ये है कि जो वैकेंसीज हैं आर मोर देन 20% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ। अब मान लीजिए किसी एक हाई कोर्ट में कुछ 100 जजेस होने चाहिए, 100 जजेस के में से वैकेंसी जो है वो 20%, मतलब 20 की वैकेंसी से ज़्यादा है। मतलब अगर कहीं पर हाई कोर्ट में जहाँ पर 100 होते थे वहाँ पर वैकेंसी 30 या 40 की चल रही है, तो तब आपकी जो ये पहली कंडीशन है, पहला ट्रिगर पॉइंट है, वो फॉलो हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे ट्रिगर पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है द केसेस इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी आर पेंडिंग फॉर ओवर 5 ईयर्स। मतलब अब यही बात चल रही है कि हाई कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अगर एक कोई कैटेगरी के केसेस हैं, मान लीजिए सिर्फ आपके CRPC से रिलेटेड, ठीक है, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो भी केसेस हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के, वो 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग हो रहे हैं, मतलब पिछले 5 साल के पहले से ही जाने कितने जो भी नए केसेस आ पा रहे हैं उनकी हेयरिंग ही नहीं हो पा रही और ना ही उनको निपटाया जा रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो भी एक ट्रिगर पॉइंट है। जो हमारा तीसरा ट्रिगर पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है कि मोर देन 10% ऑफ द बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस आर ओवर 5 ईयर्स ओल्ड। मतलब पहले में उन्होंने बात करी या तो किसी एक कैटेगरी के ही जो है केसेस वो 5 साल से पुराने हैं, या फिर जो टोटल पेंडिंग केसेस भी हैं उसमें भी 10% से ज़्यादा जो केस हैं वो 5 साल से पुराने केस हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी एक ट्रिगर पॉइंट आपका टिक हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो फोर्थ ट्रिगर पॉइंट है वो ये है कि द परसेंटेज ऑफ द रेट ऑफ डिस्पोजल इज लोअर दैन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द केसेस ईदर इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर और जनरली इन द कोर्ट। वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक दिन में अगर मान लीजिए 5 फाइल हो रहे हैं तो जो उस दिन निपट रहे हैं वो 5 से कम है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि या तो ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे है, कि एक सब्जेक्ट मैटर है आपका कि मान लीजिए आप लैंड एक्विजिशन वगैरह को देख रहे हैं, तो अगर लैंड एक्विजिशन के जितने भी मैटर आ रहे हैं या तो सिर्फ उसमें ऐसा केस है या फिर कोर्ट में जनरली ही ऐसा केस है कि जो रोज़ के फाइल हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं और जो उस दिन निपट रहे हैं वो कम है। तो ये आपका फोर्थ ट्रिगर पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ ट्रिगर पॉइंट जो है वो ये है कि इवन इफ देयर आर नॉट मेनी ओल्ड केसेस पेंडिंग बट डिपेंडिंग ऑन द ज्यूरिसडिक्शन a situation of mounting arrears is likely to arise if the rate of disposal is consistently lower than the rate of filing over a period of year or more। मतलब 1-1.5 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो फाइल हो रहे हैं केसेस वो ज़्यादा हैं और जो डिस्पोज हो रहे हैं केसेस वो कम है। तो इवन दो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि मान लीजिए एक दिन जिस दिन 5 फाइल हो रहा है उस दिन 5 से कम डिस्पोज हो रहे हैं, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, पर ये सिचुएशन आ सकती है और अगर ऐसा विजिबल है हमें तो तब भी हम इसको एक ट्रिगर पॉइंट की तरह मानेंगे। तो अब इन 5 ट्रिगर पॉइंट्स में से कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी 2 पॉइंट्स क्लिक कर जा रहे हैं तो उस टाइम पे हम आर्टिकल 224A को इन्वोक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात क्लैरिफाई करी कि जो एड हॉक अपॉइंटमेंट की बात हम 224A के तहत कर रहे हैं ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है रेगुलर अपॉइंटमेंट का। और इसी चीज़ को, इसी डाउट को हटाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक सीलिंग भी लगाई और वो सीलिंग है 20% की। तो ये सीलिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, ये सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने लगाई वैकेंसीज के ऊपर। अब एक टाइम पे जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में बोला कि देयर शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द वैकेंसीज फॉर विच नो रिकमेंडेशन हैज़ बीन मेड। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी टाइम पे हाई कोर्ट में कुछ 100 वैकेंसीज हैं तो नॉर्मल तो हम वैकेंसीज रिकमेंडेशंस आती हैं, नॉर्मल अपॉइंटमेंट होता है उससे ही करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे ही आपको हाई कोर्ट्स का अपॉइंटमेंट करना है। 224A क्योंकि है हमारे पास और इसको हम इन्वोक कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे आप, तो आप नॉर्मल ही रेगुलर अपॉइंटमेंट करेंगे। अगर आपके पास 100 वैकेंसीज हैं तो उसमें से आपको एटलीस्ट जो 80 हैं उनका रेगुलर अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। अब ये एटलीस्ट 80 वाली जो बात आई है वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि नॉट मोर देन 20% ऑफ द वैकेंसीज, मतलब 20% से ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो हम इसके थ्रू नहीं कर सकते, उनको अपने आप रिकमेंडेशन जो एक्चुअल है उसी के थ्रू चलना है, एड हॉक के थ्रू नहीं होना है। मतलब कि लेस देन 20% और इक्वल टू 20% ऑफ द होल वैकेंसीज जो है उनको हम एड हॉक के थ्रू अपॉइंट कर सकते हैं।
एक टाइम पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर हमारे पास पूरी 100 वैकेंसीज हैं तो उसमें से जो 80 होंगी, मतलब 20% से जो ज़्यादा होंगी, 20% जो हमारा है 100 का, वो हो गया 20। तो 20 के अलावा जो बची हैं, जो 80 हैं, वो हम रेगुलर अपॉइंटमेंट के थ्रू ही भरेंगे। हम रेगुलर वैकेंसीज जो आएंगी उसमें रेगुलर हम निकालेंगे, लोगों के रिकमेंडेशंस देखेंगे और उसके थ्रू भरेंगे। और जो बाकी बची होंगी 20, उनको हम एडहॉक की तरह भर सकते हैं। यहाँ पर भी भर सकते हैं वर्ड का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि जब हम ये देखेंगे कि 20% से जो कम है वो वैकेंसीज बाकी हैं, तब हम वापस जाएंगे अपने ट्रिगर पॉइंट्स पे और ट्रिगर पॉइंट्स को चेक करेंगे, और अगर उनमें से 2 ट्रिगर पॉइंट्स टिक हो रहे होंगे तभी हम 224A को इन्वोक करेंगे। तो जो हमारा प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें 20% से जो कम है वो बचनी चाहिए, बाकी सबका नॉर्मल होना चाहिए अपॉइंटमेंट। 20% या उससे 20% के इक्विवेलेंट या उससे कम जब बचेंगी तब हम ट्रिगर पॉइंट्स को चेक करेंगे, और अगर ट्रिगर पॉइंट्स में कुछ होगा तो हम उसी हिसाब से 224A को इन्वोक करेंगे। तो ये जो सीलिंग है और जो ये हमने पूरे सारा ट्रिगर पॉइंट्स बताए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बताए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मेंटेन करना चाहते थे कि हमारा जो आर्टिकल 224A है उसका किसी भी प्रकार से मिसयूज़ ना हो सके। तो अब इन ट्रिगर पॉइंट्स और सीलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्री रिकमेंडेशन प्रोसेस की बात करी। अब ये जो रिकमेंडेशन यहाँ पर है ये है एड हॉक जजेस के लिए रिकमेंडेशन। तो अब जो अगर आपको एड हॉक जजेस भी लेने हैं तो आप रिटायर्ड जजेस को देखोगे तो उनमें भी तो आप रिकमेंड ही करोगे कि अच्छा ठीक है, ये मान लीजिए पिछले 1 डेढ़ साल में ये कुछ 5-6 जजेस रिटायर हुए हैं, हमें ज़रूरत सिर्फ 2 की है, तो अब इन 5-6 में से कौन से 2 लेने चाहिए, तो इनके लिए आप रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चीफ जस्टिस है वो एक पैनल बनाएगा जजेस के साथ, ठीक है, और उसमें फॉर्मर जजेस भी हो सकते हैं अगर उनको ऐसा लग रहा है, तो उनको एक पैनल में रख के उसके बाद देन दे कैन सी कि कौन से जज ने किस काम पे, किस एक्सपर्टीज़, किस सब्जेक्ट मैटर में उसकी एक्सपर्टीज़ है, किस पे उसने काम किया है, किस सब्जेक्ट मैटर के अभी ऐसे केसेस हैं जो कि बचे हुए हैं, अगर वो उसकी एक्सपर्टीज़ में आता है तो हम उसी को ये अपॉइंट कर देंगे। इस तरीके की सारी चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, और उन्होंने कहा इसी तरीके से जो प्री रिकमेंडेशन प्रोसेस होगा इसमें पैनल बन के उसके बारे में सारी बातचीत होगी। अब दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने करी वो मेथडोलॉजी ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है जो कि बात करता है कि किस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाए। अब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में मैं ऑलरेडी जो मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड केसेस जजेस केस जो थे उनके बारे में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बात करी थी किस तरीके से जब जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि कौन से जज को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उसी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात करी और उसका जो पैराग्राफ 24 था उसको नोट करते हुए कहा कि वो बताता है कि किस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाए आर्टिकल 224A के तहत। तो हम उसी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो अब जो हमारा मेमोरेंडम प्रोसीजर का पैराग्राफ 24 है वो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कलीजियम होगा वो इन्वॉल्व नहीं होगा एड हॉक जजेस के अपॉइंटमेंट में। तो इस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये पैनल की बात हमने जो ऊपर करी है वही पैनल अपने हिसाब से डिसाइड करके अपॉइंट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कलीजियम को इसमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आया वो था कि टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसेस के पूरा होगा वो 3 महीने के अंदर ही जो आपका जो है पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये 224A को यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसीलिए ताकि हाई कोर्ट में केसेस ना बढ़ें। अब अगर हम प्रोसेस को कंप्लीट करने का टाइम ही बहुत ज़्यादा बना देंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा अपॉइंट करने का। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी ही इसको 3 महीने के अंदर अपॉइंट करके प्रोसेस को ख़त्म किया जाएगा ताकि जो जजेस आए वो केसेस को उतनी ही प्रायोरिटी के साथ सुन सकें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट का जो पीरियड है वो 2 से 3 साल के बीच में होना चाहिए और अकॉर्डिंगली केस टू केस बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोल ऑफ एड हॉक जजेस के बारे में भी बात करी कि उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो हमारे लॉन्ग पेंडिंग केसेस जो चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके और इसी वजह से जो हमारी वैकेंसीज़ हैं जो यहाँ पर जजेस की कमी पड़ रही है उसको पूरा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक और बात पॉइंट आउट करी कि क्योंकि हमें ये प्रोसेस अपना स्पीडली करना है, इस वजह से जो हमेशा जब भी एक जज अपॉइंट होते हैं तो जो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है या फिर जो हमारी नेशनल एजेंसीज होती हैं वो चेक करती हैं, बैकग्राउंड चेक करती हैं जो भी जज अपॉइंट होता है उसके ऊपर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि क्योंकि ये रिटायर्ड जजेस ही होंगे तो इनके ऊपर दोबारा एक बैकग्राउंड चेक
करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर वो सारा जो प्रोसीजर है, उस सारे प्रोसीजर को हम डिलीट कर सकते हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है और बिना बैकग्राउंड चेक वगैरह के भी इनका स्पीडी अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो यही थी सारी गाइडलाइंस जो कोर्ट ने ले डाउन करी आर्टिकल 224A के रिगार्ड में। हाँ, इसके साथ साथ ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि ये केस कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर में ये सारी गाइडलाइंस सब कुछ बताया और उन्होंने कहा कि इस मैटर को वो 4 महीने बाद फिर कंसिडर करेंगे। अभी जो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है वो कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस की नेचर में पास हुआ है। अब मैंडेमस जो है वो हमारी एक रिट है जो कि आर्टिकल 32 के अंदर अगर कभी भी फाइलिंग की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट वाया रिट उसका आंसर दे सकती है। तो क्योंकि हमारी जो मैंडेमस रिट है जिसका मतलब होता है वी कमांड, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको यूज़ करते हुए यही कमांड दिया कि ये कंटिन्यूइंग मैंडेमस है, मतलब कंटिन्यूइंग कमांड है, आप इसको फॉलो करिए और अगले 4 महीने में, क्योंकि 3 महीने में उन्होंने बोला है प्रोसेस को ख़त्म करना है, तो प्रोसेस को ख़त्म करके और उसके बाद प्रोसेस का जो रिजल्ट आएगा वेरियस हाई कोर्ट्स में उसको भी मॉनिटर करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वो 4 महीने बाद इस मैटर को दोबारा कंसिडर करेंगे और उन्होंने कहा है कि जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वो एक रिपोर्ट फाइल करे 4 महीने बाद इसके बारे में कि जो आर्टिकल 224A था उसका जो यूज़ किया गया वो हमारे लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, और अकॉर्डिंगली इस पिटिशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सो इवन दो ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी गाइडलाइंस ले डाउन कर दी, इस वजह से ये केस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो यही था हमारा आज का केस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।